दोपहर के 12 बजे आदित्य बालकनी पर कॉल पर बात कर रहा था। गौरव दिव्या के पैरों को चेक कर रहा था। वहीं दिव्या एक नज़र बालकनी की तरफ देखती है, फिर गौरव को देखते हुए कहती है, अगर आपने मेरे पैरों को डैमेज बताया तो मैं रूमी से कह दूंगी कि आप एक लड़की को डेट कर रहे हैं। गौरव हैरानी भरी नज़रों से दिव्या को देखता है। वहीं दिव्या वार्निंग लुक देती है, जिसे देख गौरव का तो बुरा हाल हो जाता है। वह एकदम से कहता है, भाभी आप मुझे धमकी दे रही हैं। दिव्या वार्निंग देते हुए कहती है, ये कोई धमकी नहीं है, ये मैं करके भी दिखा सकती हूँ। गौरव बस दिव्या को ही देखता रह जाता है। तभी आदित्य बालकनी से अंदर आता है और फ़ोन पर देखते हुए कहता है, ऑल राइट। आदित्य के सवाल पर गौरव दिव्या को देखता है, जो उसे वार्निंग देने वाली नज़रों से ही घूर रही थी। गौरव की तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। कोई भी जवाब न मिलने पर आदित्य का ध्यान फ़ोन से गौरव की तरफ चला जाता है, जो बस दिव्या को लाचारी से देख रहा था। इस पर आदित्य भी दिव्या को देखता है। आदित्य के देखते ही दिव्या अब एकदम जल्दी से मासूम चेहरा बनाकर शांत से बैठ जाती है। आदित्य गौरव को देखते हुए कहता है, गौरव मैं तुमसे बता रहा हूँ। गौरव एकदम से हड़बड़ा जाता है और फिर कहता है, आदि वो भाभी का पैर ठीक नहीं। इसके इतना बोलते ही दिव्या अब उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। तो गौरव दिव्या को देख थूक गटकते हुए कहता है, मेरा मतलब है भाभी का पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो अब चल सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। आदित्य गौरव को अजीब नज़रों से देखता है, तो वहीं दिव्या खुशी से उछलते हुए बेड से नीचे उतर कर कहती है, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब मैं चल सकती हूँ। आदित्य दिव्या को घूर कर देखने लगता है। दिव्या आदित्य की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, मैं तो चली नीचे। इतना कहते ही दिव्या जाने लगती है। वह दरवाजे से बाहर कदम रखने ही वाली होती है कि आदित्य की आवाज़ आती है, रुको। दिव्या के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह अपनी जीभ निकाल लेती है। आदित्य दिव्या के पास जाता है और उसे अपनी ओर पलटता है, तो दिव्या एकदम मासूम चेहरा बनाकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर पीछे हटकर कहता है, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा मत चलना। दिव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आदित्य दरवाज़ा बंद करता है। इतना करते ही वह बेड की तरफ जाता है और बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से चेहरे को कवर कर लेता है। आदित्य को ऐसा देखकर गौरव आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आदि कुछ नहीं होगा यार भाभी को। आदित्य बिल्कुल शांत नज़रों से गौरव को देखता है, तो गौरव आदित्य के पास बैठ जाता है। आदित्य सामने देखते हुए कहता है, शायद मेरी किस्मत फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रही है यार।
और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। इस पर गौरव बस आदित्य को देखते रहता है। दोनों के बीच एकदम से खामोशी छा जाती है। दिव्या सीधे नीचे जाती है तो उसे विकासा, रूही, ज्येष्ठा एक साथ दिखती हैं, जो स्टोर रूम की तरफ ही जा रही थी। दिव्या उनके पीछे जाकर आवाज़ देती है, माँ, आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? दिव्या को देख विकासा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, दिव्या, आप आ गईं? सच में आपके बिना मन ही नहीं लग रहा था। चलिए आप भी हमारे साथ आइए। दिव्या उनके साथ चली जाती है। स्टोर रूम में विकासा एक बक्से को खोलती है और उसमें से अलग अलग कलश निकालने लगती हैं। कलश को हर एक को पकड़ा देती हैं, फिर उसे लेकर सब हॉल में आ जाते हैं। हर एक कलश में एक अलग ही तरह का डिजाइन बना हुआ था। डिजाइन को देखते हुए ज्येष्ठा पूछती है, मामी, कलश में अलग तरह का पहचान क्यों बनाया गया है? दिव्या और रूही भी कलश को एकदम से ध्यान पर देखती हैं। इस पर विकासा जी हंसते हुए ज्येष्ठा से कहती हैं, अरे बेटा, ये सब बहियों की पहचान के लिए हैं। जब अर्जुन, आदि और अनुज छोटे थे तभी मैंने उनकी पत्नियों के गृह प्रवेश के लिए कलश बनवाए थे और अब सब पर एक अलग पहचान दे दिए थे। वह ये बोल ही रही थी कि तभी स्वरा अपने एक हाथ को पकड़कर आती है। उसे देखते ही झट से ज्येष्ठा उठती है और घबराते हुए पूछती है, स्वरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? स्वरा अपने हाथों को दिखाते हुए कहती है, दी, मैं सेब काटने की कोशिश कर रही थी और चाकू सीधे हाथ में ही चल गई। रूहान भी उसी वक्त पहुंच जाता है। ज्येष्ठा आगे बढ़ती उससे पहले ही रूहान स्वरा को खींचकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। ज्येष्ठा वहीं खड़ी रह जाती है। वहीं सभी रूहान की हरकत से हैरान थे। रूहान झटके से स्वरा को दीवार पर सटाकर उस पर चिल्लाते हुए, तुम क्या कोई बच्ची हो जो हर बार तुम्हें चोट लग जाती है? और ये बेवकूफ़ी वाली हरकत तुम करती ही क्यों हो? स्वरा एकदम से कहती है, तुम मुझे यहाँ डांटने के लिए लाए हो? स्वरा का पूरा हाथ अब तक खून से भर चुका था। रूहान स्वरा को बेड पर बैठाता है। उसको बैठाते ही फर्स्ट हैंड बॉक्स लाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वह स्वरा के हाथों को कॉटन बॉल से साफ करने लगता है। अब स्वरा बस उसे लगातार देखे ही जा रही थी। कुछ ही देर रूहान स्वरा का बैंडेज कर देता है। इतना करते ही रूहान की नज़र स्वरा पर पड़ती है, जो कि बस एकटक उसे ही देखे जा रही थी। रूहान उसे देखकर कहता है, जंगल में मैं तुम्हारे एहसान से डूबा हुआ था और मुझे किसी के एहसान में जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस वक्त तुमने मेरी मदद की और अब मैंने कर दी। हिसाब बराबर। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। इतना बोलते ही रूहान उठकर स्वरा से मुंह फेर लेता है। स्वरा अपने हाथों की पट्टी को निकालकर फेंक देती है और फिर कहती है, नहीं चाहिए तुम्हारे ये एहसान। इतना बोलते ही स्वरा वहाँ से चली जाती है।
रूहान एक नज़र दरवाजे की तरफ देखता है, फिर उस पट्टी को जिस पर स्वरा का खून लगा हुआ था। रूहान फ्रस्ट्रेट होकर, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की मुझे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रही है? वहीं दूसरे तरफ अनुज स्कूल के सामने कार रोककर बाहर खड़ा था। तभी अनु दौड़कर अनुज से लिपट जाती है। अनुज मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाता है। अनु खुश होकर कहती है, आपको पता है, आज तो मैंने सबकी बोलती ही बंद कर दी। सब कोई आपकी बस तारीफ ही कर रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं। तो मैंने ही कह दिया कि आखिर पापा किसके हैं। अनु की बातों को सुनकर अनुज तो हंसने लगता है। तभी एक टीचर वहाँ पर आ जाती हैं और फिर वो अनुज को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहती हैं, हाय सर, मैं अनु की टीचर हूँ। इतना बोलते हुए वह अपने हाथ बढ़ा देती हैं। अनुज का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वह पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देता है। वह टीचर अनु को छूने के बहाने अनुज के और करीब जाने लगती हैं। दूर खड़ी सपना ये सब देखकर जल भून रही थी। वह गुस्से से उनकी तरफ बढ़ती है और सीधे उस टीचर के हाथ को पकड़कर खुद हाथ मिलाते हुए जबरदस्ती में मुस्कुराते हुए कहती है, हाय मैम, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। सपना के ऐसे करने से वह टीचर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए चली जाती है। उनके जाते ही सपना घूर कर अनुज को देखती है और फिर एकदम भड़कते हुए उस पर कहती है, वो आपके इतने करीब क्यों आ रही थी? क्या आप उससे दूर नहीं हो सकते थे? इस पर अनुज सूंघते हुए कहता है, अनु, तुम्हें कहीं जलने की बू आ रही है क्या? अनु एक नज़र सपना को देखती है, फिर कहती है, हाँ पापा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जलने की बू आ रही है। दोनों की बातों को सुनकर सपना नाराज़गी से कार के अंदर बैठ जाती है। अनु एक नज़र सपना को देखती है, फिर अनुज को देखते हुए कहती है, पापा, लगता है मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अनुज भी अनु की बात पर हामी भरते हुए उससे कहता है, मुझे भी यही लगता है। अनुज अनु को अपनी गोद में बिठाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनुज एक नज़र सपना को देखता है, जो गुस्से से सामने की ओर ही देखे जा रही थी। उसे ऐसे देख अनुज कार स्टार्ट करता है। वहीं प्रीत अब तक अर्जुन की गोद में सीने से लगी हुई सो रही थी और अर्जुन बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। अर्जुन प्रीत के बालों को सहलाने लगता है। प्रीत अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। आंख खुलते ही अर्जुन का चेहरा देखकर प्रीत के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अर्जुन झुककर प्रीत के माथे पर किस करके कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रीत मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बहुत अच्छा अर्जुन। प्रीत के गालों पर हाथ रखकर कहता है, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम सिर्फ मेरी ही बाहों में होगी। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अपनी बाहों से जुदा नहीं होने दूंगा। प्रीत अर्जुन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर कहती है,
मैं जुदा होने की कोशिश भी नहीं करूँगी। इतना बोलते ही किसी के गला साफ करने की आवाज़ आती है। प्रीत जल्दी से सामने देखती है तो यह प्रियांश था, जो मुस्कुराते हुए दोनों को ही देख रहा था। प्रीत हड़बड़ाते हुए अर्जुन की गोद से उठने को होती है कि अर्जुन उसे और कसकर पकड़ लेता है। इस पर प्रीत अर्जुन से खुद को छुड़ाने के लिए इशारा करती है, पर अर्जुन ना में सिर हिला देता है। प्रीत लाचारी में उसे देखने लगती है। वहीं प्रियांश दोनों के पास आकर कहता है, जीजू, कहीं आप शादी से पहले ही मुझे मामू बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं ना? प्रीत प्रियांश को घूर कर देखती है। वहीं अर्जुन हल्का हंसते हुए कहता है, मैं भी यही सोच रहा था कि शादी से पहले ही पापा बन जाऊं। प्रीत अर्जुन के सीने पर मारने लगती है तो अर्जुन हंसते हुए प्रीत के हाथों को पकड़ लेता है। प्रीत खुद को छुड़वाने लगती है। प्रियांश मुस्कुराते हुए कहता है, दी, घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं और मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, बस यही बताने आया था। इतना बोलते ही प्रियांश चला जाता है। प्रीत अब अर्जुन को घूर कर देखने लगती है तो अर्जुन कहता है, आज से मत देखो जान, कहीं साले साहब की बात सच ही ना हो जाए। प्रीत की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वहीं अंधेरे कमरे में प्रिया की दर्द भरी आवाज़ गूंजे ही जा रही थी। वह खुद से ही कहती है, ये क्या कर दिया मुझे, जो हर बार सांस लेते वक्त ही दर्द हो रहा है। इतना बोलते हुए ही वह फिर से सांस लेती है तो उसकी दर्द भरी चीख निकल जाती है। तभी एक आदमी काले कपड़े से ढके हुए अंदर आता है, जिसे देखते ही प्रिया हैरानी से कहती है, तुम? वह आदमी अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, स्वरा कहाँ है? प्रिया घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वह आदमी चलकर प्रिया के पास जाकर धारदार चाकू उसके गर्दन पर फेरते हुए कहता है, मेरे दीवानगी की परीक्षा मत लो, वरना। कहते हुए वह प्रिया के गर्दन पर चाकू से हल्का कट करता है। प्रिया, मैं सच में नहीं जानती स्वरा कहाँ है। इतना बोलते ही वह आदमी सीधा प्रिया की गर्दन चला देता है। उसके ऐसा करते ही खून झरने के पानी की तरह बहते हुए बाहर आ जाता है। वह आदमी चाकू को छोड़कर कहता है, कहा था ना, परीक्षा मत लो, मेरी दीवानगी तुम्हें राख कर देगी। मैं दीवाना हूँ इस हद तक कि मैं अपनी हदें ही भूल जाता हूँ। कहते हुए वह अजीब तरह से मुस्कुराता है। वह अनुज एक खाली सी जगह पर कार को रोकता है और अनुज को देखते हुए कहता है, अनु, तुम्हारी मम्मा को तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अनु जल्दी से सिर हिलाते हुए कहती है, ओके पापा। सपना अब भी गुस्से से सामने की तरफ देख रही थी। अनुज सपना की तरफ झुककर उसके गाल पर किस कर देता है। सपना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह घूमकर अनुज को देखती है। तभी अनु कहती है, पापा, मम्मा की लिप्स पर किस कीजिए, गाल पर किस करने से वो नहीं मानेंगी।
सपना हैरानी से अनु को देखती है। अनुज अनु को देखता है, जिसने अपने चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से ढका हुआ था, पर वह ढकी ऐसी हुई थी कि सब कुछ उसे दिख रहा था। अनुज हंसते हुए अनु के गाल पर किस करता है। वहीं सपना दोनों को घूर कर देखते हुए अनुज से कहती है, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही अनु को बिगाड़ रहे हैं? इस पर अनुज कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी बिगाड़ दूंगा। इतना बोलते ही अनुज सपना को देखकर आई विक कर देता है। इस पर सपना बस अपना सिर हिला देती है। वहीं रात के वक्त दिव्या अपने पैरों पर चलकर इतनी खुश थी कि वह एक पल के लिए भी नहीं बैठ रही थी। आदित्य आज ऑफिस नहीं गया था, इसलिए सारा काम अपने कमरे में ही बैठकर कर रहा था। दिव्या डिनर के बाद सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। उसे देखकर आदित्य लैपटॉप को बंद करके उसके पास जाता है और बेड पर बैठकर दिव्या के पैरों को अपने गोद पे रखकर उस पर दवाई को लगाने लगता है। दिव्या आंखें खोलकर देखते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? इस पर आदित्य उसे जवाब देते हुए कहता है, गौरव को धमकी देने से तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो जाएंगे। दिव्या की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य दिव्या के पैरों को बेड पर रखता है, फिर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में आदित्य वॉशरूम से बाहर आ जाता है और फिर बेड पर लेट जाता है। दिव्या भी लेट जाती है और आदित्य के सीने पर हाथ रख लेती है। आदित्य दिव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, वाइफी, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो तुम क्या करोगी? इतना बोलते ही आदित्य दिव्या को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर अजीब सा डर दिखलाई देने लगता है। दिव्या का शरीर फिर एक बार कांपने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंसू एक साथ दिखने लगते हैं। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर आदित्य सीधा उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वाई वाइफी, यू कैन नॉट यू ट्रस्ट मी? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, या फिर इस रिश्ते पर भरोसा नहीं है, या तुम्हें उस किस्मत में भी भरोसा नहीं है जिसने खुद हमें मिलाया है? कब तक तुम ऐसे अपने डर के साए में जीती रहोगी? हर बार तुम मुझे कमज़ोर बना देती हो। वो दिव्या कहाँ चली गई जिसे मैं 2 साल पहले मिला था, जो बिना डरे सहमे जिया करती थी, जो हमेशा दूसरों को डरा कर रखती थी? कहाँ चली गई वो? दिव्या जोर से आदित्य को एकदम धक्का दे देती है और उस पर एकदम जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मर चुकी है वो दिव्या।